हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बड़ी अच्छे से चल रही होगी। और इसी के साथ आज का डेली करंट अफेयर प्रोग्राम का ये क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस राज्य में CSIR और CMERI ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर पेड़ यानी सोलर ट्री जो है विकसित किया है? कौन से राज्य में सोलर ट्री जो है विकसित किया गया है? तो देखिएगा CSIR जो है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR कौन है? यह है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, राइट? इंडस्ट्रियल रिसर्च ये है, सॉरी, मेन बॉडी ये है और उसके अंडर में जो है आपकी कमेरी जिसको हम लोग कहते हैं वो आपकी सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, राइट? सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये जो है ये आपकी दुर्गापुर के अंदर स्टेब्लिश है। ये जो CMERI जो है ये कौन से राज्य में है? ये आपकी वेस्ट बंगाल के अंदर दुर्गापुर के अंदर है, ठीक है ना। 1958 में स्टेब्लिश हो गई थी और इन्होंने जो है एक पहला सोलर ट्री विश्व का पहला सोलर ट्री विकसित किया है। सोलर ट्री क्या है? देखिएगा, सोलर ऊर्जा जो है, सौर ऊर्जा जो है, उसका हम लोग मैक्सिमम यूज करना चाहते हैं। इंडिया ने 2015 के अंदर पेरिस जलवायु समझौता जब हुआ था तो वहां से इस चीज की शुरुआत कर थी। तो पूरे विश्व को ये चीज एक तरह से हाईलाइट में लेकर आए सारे विश्व के कि देखिएगा सोलर एनर्जी जो है इसका बहुत बेहतरी से यूज हो सकता है। और एटलीस्ट जो सूर्य पुत्र है, जो देश जो है, कुछ देशों को बोला गया कि ये सूर्य पुत्र है। देखिएगा जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी जो है, पृथ्वी मस्ट बी ग्रीन, जो हमारी पृथ्वी है उसका एक तो भूमध्य रेखा होगी, उसके ऊपर जो है ये कर्क रेखा और नीचे की तरफ ये जो है मकर रेखा। इन दिनों के बीच में जो है यहाँ पर जो ये एरिया है इस पर सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी यानी सूर्य की जो ऊर्जा जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि सन हीट मैक्सिमम इस क्षेत्र में रहती है और ज्यादा समय तक रहती है। मैक्सिमम सूर्य की किरणें जो है वो वर्टिकली कर्क रेखा तक जाती है ऊपर और नीचे जो है मकर रेखा तक। यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी जो है सूर्य की रहती है हमेशा साल भर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इसी क्षेत्र के अंदर। तो मोदी जी ने बोला कि ये जो देश जो बीच में आ रहे हैं कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, ये सूर्य पुत्र देश है और इनको सूर्य ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए, ये बात कही गई। और पेरिस क्लाइमेट समझौता जब हुआ था, पेरिस जलवायु समझौता, और इसमें यह बात की गई कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सौर ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करनी है, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। और इसी के लिए जो है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का, जो अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन कह सकते हो आप, जिसका एक तरह से नाइस भी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, इसका भी गठन किया गया। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नाइस का। इसका हेडक्वार्टर कई बार पूछा जाता है, इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव के अंदर। नाइस का हेडक्वार्टर कहां पर है? गुड़गांव के अंदर जो है हेडक्वार्टर है नाइस का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी का। ये भी पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म भी और हेडक्वार्टर भी, दोनों बात ध्यान रखनी है। और बोला कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग आज के बाद सौर ऊर्जा पर ध्यान देंगे और इसीलिए जो है हम लोगों ने एक टारगेट भी फिक्स कर दिया। टारगेट क्या है इंडिया का? अभी टारगेट इंडिया का ये है कि 2022 तक, कब तक? 2022 तक हम लोग एक जो आपका 175 गीगावाट बिजली जो है वो हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, जो आपके न्यू एंड रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसके द्वारा, यानी नवीनीकरण जो साधन है ऊर्जा के उससे, चाहे वो विंड एनर्जी है, चाहे फिर आपकी सोलर एनर्जी है। इस प्रकार से डीजल हो गया, सॉरी फ्यूल जो हो गया उसका यूज नहीं करेंगे, कोयला हो गया, उन चीजों का हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि 175 गीगावाट जो है 2022 तक हम लोगों को किसके द्वारा बनानी है, वो हमारा टारगेट है इसके थ्रू कि हम लोग नवीनीकरण जो साधन है उसके द्वारा। और उसमें 100 गीगावाट का जो टारगेट है उसमें से वो हमें अकेले सोलर से बनानी है। तो 100 गीगावाट किससे बनाएंगे? सोलर से। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। 2022 तक कितना नवीनीकरण ऊर्जा से बिजली पैदा करने का हमारा जो वो है, तो वो है 175 गीगावाट, लेकिन इसमें से 100 गीगावाट जो है वो सूर्य ऊर्जा से हम लोगों को बिजली पैदा करनी है। तो ये हमारा टारगेट है। अब ये सोलर ट्री की बात करते हैं। जो सोलर ट्री है ये क्या है एक्चुअल में? जो इसने पूछा है क्वेश्चन के अंदर कि सोलर ट्री विकसित किया, ये सोलर ट्री क्या चीज है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिएगा सोलर ट्री जो है एक्चुअल में एक तरह से आप यूं लगा लो कि ये पेड़ है, इसके ऊपर हम लोगों ने इस प्रकार से ये प्लेटें लगा दी, फोटोवोल्टाइक सेल जो है वो इस प्रकार से, फोटोवोल्टाइक सेल जो है वो इस प्रकार से लगा दी।
तो ये जो है आपका, ये लग रहा है कि ये पेड़ है, ट्री है इस तरह से। ये जो है हम लोगों ने फोटोवोल्टाइक सेल जो है, फोटोवोल्टाइक सेल आपको पता है ना, जो हम लोग सौर ऊर्जा के अंदर फोटोवोल्टाइक सेल का इस्तेमाल करते हैं। और फोटोवोल्टाइक सेल क्या करती है, जो सनलाइट है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर वह चेंज कर देती है, ठीक है ना। ये उसका रूपांतरण कर रही है, चेंज कर रही है, उसको कन्वर्ट करती है, ठीक है ना। तो सन हीट को या सनलाइट को ये किस में कर देती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है उसके द्वारा। तो ये फोटोवोल्टाइक सेल है। और इसके अंदर अगर बात करें हम लोग, तो इस प्रकार से इस ट्री के अंदर 35 सोलर पैनल लगे हुए हैं, टोटल 35 सोलर पैनल लगे हुए हैं, ठीक है ना। 35 सोलर पैनल लगे हुए हैं। एक पैनल हो गया, ये 2 3, इस प्रकार से इस ट्री के अंदर जो है कितने 35 सोलर पैनल लगे। ट्री जैसा शेप है, ठीक है ना, और कुछ नहीं है। कहीं सोचो पेड़ बना दिया, कैसे बना दिया, हरा दिखना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं है, शेप बना दिया हम लोगों ने एक डंडे पे खड़ा करके इसको, जैसे मैंने बनाया ना इधर, ऐसे कि यहाँ पर इसके ऊपर जो है, यहाँ पर ये पेड़ जैसा दिख रहा है सामने से। तो ये चीज़ है। तो इसमें जो है 35 सोलर पैनल लगे हुए हैं और हर एक सोलर पैनल जो है उसकी पावर जो कितनी है, वो 330 वॉट जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी हर एक सोलर पैनल से। तो 35 लगे हैं, तो 35 को 330 से गुणा करके देख लो आप लोग कितना जो है इसका वो कैपेसिटी हो जाएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट कामयाब हो जाता है तो फिर हम 100 गीगावाट जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देंगे 2022 तक, कोई समस्या नहीं है। अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर ये अकेला एक सोलर पावर, एक जो हमने सोलर ट्री लगाया है, अगर ये अकेला कामयाब होता है तो इससे हम लोग 10 से 11 टन जो CO2, मेन तो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ रही है, उसको भी कम करना ना। CO2 एमिशन जो हो रहा है वो 10 से 11 टन CO2 एमिशन जो है हम लोग रिड्यूस कर पाएंगे अगर ये हमारा प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है। तो ये विश्व का सबसे पहला सोलर ट्री जो है हम लोगों ने विकसित किया, इसीलिए तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ये चीज़? तो इसके अंदर ये ध्यान रखना है। और कब से ये आइडिया आया हम लोगों को सौर ऊर्जा वाला, तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया, 2015 पेरिस क्लाइमेट समझौते के दौरान जो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे हॉलैंड उस वक्त, उन दोनों ने जो है ये समुचित रूप से इस चीज़ को शुरू किया था। तो ये ध्यान रखना है ना। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी जो है आपका, नाइस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये गुड़गांव के अंदर है। ये तमाम बातें मेरे ख्याल से आप ध्यान रख लेंगे। फोटोवोल्टाइक सेल आपको पता है क्या करती है, जो फोटो इलेक्ट्रिक जो लाइट है, जो लाइट है, सनलाइट है, उसको इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ये कन्वर्ट करती है फोटोवोल्टाइक सेल। और इसके अंदर 35 सोलर पैनल लगे हुए हैं। ये तमाम बातों को थोड़ा सा आइडिया रख लेना है। क्लियर? इसके बाद हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब आप लोग अच्छे से बता सकते हो क्या है, क्या हो जाएगा सही आंसर इसका। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ लगा है, बताइएगा फटाफट से। अब पश्चिम बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल में लगा है, राइट। तो वेस्ट बंगाल में जो है सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगा है, राइट। इसके अलावा मध्य प्रदेश के रीवा में जो है, मध्य प्रदेश के रीवा में भी 700 मेगावाट का जो है एक हम लोग नया पावर प्लांट लगाया है, अभी सोलर पावर प्लांट लगाया है, जो कि काफ़ी बड़ा है। देश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया है वहाँ पर 700 मेगावाट का, रीवा के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। अभी पीछे उद्घाटन किया था मोदी जी ने। तो ये भी ध्यान रखना। क्लियर? तो इसका आंसर ए यानी पश्चिम बंगाल। चले नेक्स्ट में अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं, बताइएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी देख लें। क्या है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? अगर बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है एक्चुअल में पहले जो है आपका बैंक ऑफ कोलकाता जो है, ये था आपका बैंक ऑफ कोलकाता, ठीक है, ये था बैंक ऑफ कोलकाता जो शुरुआत हुई थी। अगर हम लोग बात करें तो बैंक ऑफ कोलकाता जो है, इसकी शुरुआत हुई थी 1804 के अंदर। ये 1806 के अंदर बैंक ऑफ कोलकाता बना था। उसके बाद जो है 1806 के अंदर बना था बैंक ऑफ कोलकाता। देन और प्रेसिडेंसी के अंदर बन गए, जैसे कि बैंक ऑफ मद्रास भी बन गया, बैंक ऑफ बॉम्बे भी बन गए, ये दोनों भी बन गए थे। बैंक ऑफ मद्रास एंड बैंक ऑफ बॉम्बे, ये तीन बैंक जो है, बैंक ऑफ बॉम्बे, ये तीन बैंक जो है ये बने हुए थे, ठीक है। बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, सबसे पहले बैंक ऑफ कोलकाता बन गया 1806 में। 1840 में आपका बैंक ऑफ बॉम्बे बन गया था और 1843 के अंदर जो है ये बन गया था आपका बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है। 1843 में जो है बैंक ऑफ मद्रास भी बन गया था। अब इन तीनों का जो है बाद में विलय कर दिया गया और इन तीनों को मिलाकर जो है बना दिया गया 1921 के अंदर। इन तीनों को मिलाकर बैंक ऑफ कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, इन तीनों को मिलाकर क्या बना दिया गया 1921 के अंदर, इन तीनों को मिलाकर बना दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इंपीरियल बैंक जो है वो कब बनाया गया, तो 1921 के अंदर जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है इन तीनों को मिलाकर बना दिया गया, राइट। इंपीरियल बैंक ऑफ
इंडिया। इतनी बात समझ में आ रही है? ये बन गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब इसके बाद जो है देश आज़ाद हो गया, 1921 की बात है। 1921 के बाद देश आज़ाद हो गया और 1955 के अंदर जो है इसी को क्या बना दिया गया, 1 जुलाई 1955 को इसी को बना दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 1955 में बन गया ये SBI। ठीक है, तो बैंक ऑफ कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, इन तीनों का वैसे डेट नहीं पूछा जाता है, फिर भी 1806, 1843 और 1840 में जो है इनका बना, और ये जो है ये बने थे। और इसके अलावा जो है 1921 के अंदर आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इन तीनों को मर्ज करके बना दिया गया एक ही। और 1955 में जो है इसका राष्ट्रीयकरण भी हो गया, नेशनलाइजेशन हो गया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम रख दिया गया 1 जुलाई 1955 को। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है चीज़? तो मेरे ख्याल से आप इतना ध्यान रखेंगे अच्छे से। इसके बाद अभी क्या क्वेश्चन क्या था, बैंक ऑफ इंडिया का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन है? तो पता होगा कि पहली महिला कौन थी, अरुंधति भट्टाचार्य जो है पहली महिला चेयरमैन थी उनकी। इससे पहले रजनीश कुमार से पहले, वर्तमान में अभी जो है वर्तमान में दिनेश कुमार खारा को बनाया गया है। इनसे पहले रजनीश कुमार थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, दिनेश कुमार खारा जो है वो खारा है कि मीठा है, वी डोंट नो, स्टिल क्या रहता है अभी पता लगेगा। तो दिनेश कुमार खारा जो है वो नए चेयरमैन बने हैं, ये ध्यान रखना है। SBI के काफ़ी न्यूज़ में रहता है SBI, अच्छा बड़ा बैंक है, पब्लिक सेक्टर का बैंक है। और अगर थोड़ा सा और बताऊं मैं आपको, पब्लिक सेक्टर बैंक जो है इनके चेयरमैन जो नियुक्त होते हैं वो एक्चुअल में उसके लिए हम लोगों ने एक संस्था बना रखी है, बैंक बोर्ड ब्यूरो। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है ये सिफारिश करता है सरकार से, तो कैबिनेट कमेटी जो है नाम अप्रूव करती है और उसके बाद जो है ये नियुक्ति होती है। तो दिनेश कुमार खारा जो है उसका बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो ने सिफारिश किया था, तो ये नाम जो है अभी हो गया है फाइनल, दिनेश कुमार खारा। इससे पहले रजनीश कुमार थे, इनकी जगह आएंगे दिनेश कुमार खारा। क्लियर है? इसके अलावा अशोक लवासा का नाम भी लिखा हुआ है। अशोक लवासा क्या है, डू यू नो? अशोक लवासा सुना है नाम? अशोक लवासा जो है अभी इलेक्शन कमिश्नर थे और वहाँ से इस्तीफा दे दिया था अशोक लवासा जी ने, और अभी कहाँ चले गए हैं, एशियाई डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष बने हैं। ये बात भी ध्यान रखना है। क्लियर है? तो इसका आंसर जो आपका हो गया दिनेश कुमार खारा, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका, किस राज्य की सरकार ने अरुणोदय योजना लॉन्च की है? कौन से राज्य की सरकार ने ये योजना लॉन्च की है जो कि अरुणोदय योजना है, ये किस राज्य की सरकार ने की, ये बताना है आपको। तो बताइएगा किस राज्य की सरकार ने की है। ये की है आपकी असम गवर्नमेंट ने। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। असम सरकार ने अरुणोदय योजना शुरू की है। और अरुणोदय योजना है, इसमें एक्चुअल में मुद्दा क्या है, इसमें जो कमजोर परिवार है, कमजोर वर्ग के जो परिवार है उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिससे कि वो जरूरी जो अपना सामान है, जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो सारी खरीद सके। उसके लिए अरुणोदय स्कीम चलाई गई है। अरुणोदय स्कीम में क्या है असम में, इसमें जो वहाँ के 17 लाख गरीब परिवार है, 17 लाख के आसपास जो गरीब परिवार है, इनको वहाँ पर क्या दिया जाएगा, इनको वहाँ पर वित्तीय सहायता दी जाएगी। और वित्तीय सहायता के चक्कर में स्टेट को 210 करोड़ जो है प्रति माह खर्च करना पड़ेगा। कितना, 210 करोड़ प्रति माह स्टेट का अदर कॉस्ट आ जाएगा इस वित्तीय सहायता में 17 लाख परिवारों की। और 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता जो दे रहे हैं उसमें 830 रुपया जो है एक महीने का पर फैमिली देना। 830 रुपया जो है वो सीधा उनके खाते में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर जो DBT है उसके द्वारा उनके खातों में सीधा डाल दिया जाएगा। 830 रुपया असम सरकार डालेगी अरुणोदय योजना जो है उसके तहत। और इसकी वजह से 210 करोड़ रुपया जो है स्टेट को पर माह खर्च करना पड़ेगा। 17 लाख गरीब परिवार जो है उनके लिए वित्तीय सहायता देने का एक तरह से काम किया, ताकि वो अपने जो जरूरत की वस्तुएं हैं, जरूरत की काम की चीज़ें हैं उनको खरीद सके, अपना राशन खरीद सके, तमाम चीज़ें। तो इसके लिए क्लियर, तो ध्यान रख लेंगे आप इस चीज़ का। तो इसका आंसर क्या हो गया, असम। असम के बारे में थोड़ी सी और बातें बता दूं आप लोगों को। असम के अभी वर्तमान में अगर बात करें तो असम की कैपिटल कौन सी है, असम की कैपिटल कौन सी, असम की कैपिटल कौन सी है, दिसपुर। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के जो है गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है असम के, तो असम के राज्यपाल है जगदीश मुखी। जगदीश मुखी जो है असम के गवर्नर है। इसके अलावा असम के चीफ मिनिस्टर कौन है, CM कौन है, तो सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, चीफ मिनिस्टर कौन है, सर्बानंद सोनोवाल, और राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखी। ये आपको ध्यान रखना है असम के बारे में। और असम की कैपिटल जो है वो हो गई दिसपुर, राइट। तो इसके अलावा जो है और बात करें तो विधानसभा सीट्स कितनी है वहाँ की, विधानसभा सीट्स है असम की 126। इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा की बात करें तो लोकसभा की असम की सीटें कितनी है, लोकसभा में असम के अंदर है लोकसभा में है 40
और राज्यसभा में है 7 और विधानसभा में है 126। ठीक है, लोकसभा में है 14 सीटें हैं और राज्यसभा में 7 सीटें हैं और विधानसभा के अंदर जो है वो टोटल 126 सीटें हैं असम के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना है, राइट। इसके अलावा अगर बात करें असम के बारे में और, तो असम के अंदर जो है और क्या क्या खास बात है असम के अंदर, तो थोड़ा सा स्ट्रेस डालोगे तो आपको याद आने लगेगी असम के बारे में। देखो असम के अंदर जो है माजुली आइलैंड, देखो ये चीजें तो आपके दिमाग में फर्स्ट टाइम आनी चाहिए। जैसे असम का जिक्र आए तो माजुली हो गया, ये ऐसे नाम तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करने चाहिए उसी टाइम। माजुली की क्या खास बात है, विश्व का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है ये, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये विश्व का सबसे बड़ा माजुली आइलैंड, जो कि कौन सी नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है ये कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। फिर पूछता है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो कौन से राज्य में है, असम में। असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, उसका क्या नाम है, माजुली। तो कितने प्रकार से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है और बार बार रिपीटेडली पूछा जाता है, ठीक है। तो माजुली ध्यान रखना आपको। इसके अलावा अगर बात करें तो वहां पर जो है एक असम के अंदर ही धौला सादिया ब्रिज जो है, धौला सादिया ब्रिज बना हुआ है लोहित नदी पर, जो कि लार्जेस्ट जो है लॉन्गेस्ट ब्रिज है एक तरह से। 9.15 किलोमीटर लंबाई में धौला सादिया ब्रिज बना हुआ है, जिसका नाम बदलकर क्या किया गया था अभी पीछे, भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका क्यों, भूपेन हजारिका जो है असम के रहने वाले हैं, सिंगर है ये, इनके नाम पे किया गया था। भूपेन हजारिका को जो है भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के साथ में भारत रत्न भी दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना, भूपेन हजारिका के नाम पर धौला सादिया पुल का नाम क्या रख दिया गया था, भूपेन हजारिका पुल रख दिया गया था। ये आइडिया होना चाहिए आपको। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर बहती है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है लोहित, उस पर बना हुआ था ये। इसके अलावा अगर और बात करें तो गुवाहाटी शहर के अंदर जो है अभी रोपवे बना है, एक रोपवे बनाया गया था, जो है नदी रोपवे बनाया गया था, तो वो भी न्यूज में था। इसके अलावा जो है काजीरंगा नेशनल पार्क, असम के अंदर काजीरंगा नेशनल पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काजीरंगा नेशनल पार्क इज वेरी फेमस फॉर, किसके लिए फेमस है, वन हॉर्न्ड राइनो, एक सींग वाला जो राइनो है उसके लिए प्रसिद्ध है ये आपका वन हॉर्न राइनो, या एक सींग वाला जो राइनो है उसके लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क। ये ध्यान रखना आपको, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा अगर और बात करें तो असम के अंदर आपका डिगबोई के अंदर जो है भारत की पहली तेल रिफाइनरी डिगबोई असम के अंदर लगी थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा असम का डांस है बिहू और सतरिया तो आपको पता होगा, फेमस वेरी। सतरिया आपसे पूछा जाता है, सतरिया जो है क्लासिकल डांस है असम का, जैसे कुचिपुड़ी है आपका आंध्र प्रदेश का, भारतनाट्यम है तमिलनाडु का, जैसे केरल के है दो आपका मोहिनीअट्टम और कथकली, उत्तर प्रदेश का कथक है, उड़ीसा का ओडिसी है, मणिपुर का मणिपुरी है। इसी प्रकार असम का क्या है, क्लासिकल डांस सतरिया है। तो ये तमाम चीज़ें आपको असम के बारे में ध्यान रखनी चाहिए एटलीस्ट, क्लियर है। तो ये कुछ एक चीज़ें थी असम के बारे में, राइट। इस क्वेश्चन का आंसर सही आपने दे दिया अच्छे से, कोई दिक्कत है ही नहीं। इसका सही आंसर असम हो गया, राइट। इसके अलावा क्या है इसके अंदर, 830 रुपये पर महीने मिलेगा 17 लाख गरीब परिवारों को। अरुणोदय योजना का नाम है, ठीक है। दिसपुर राजधानी है, गवर्नर जगदीश मुखी है, सर्बानंद सोनोवाल जो है वो राज्यपाल है। इसके अलावा जो है विधानसभा की सीटें 126 बताई मैंने, और लोकसभा और राज्यसभा की, लोकसभा 14, राज्यसभा 7 है। देन हम लोगों ने बात किया माजुली आइलैंड, सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है विश्व का ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी है वहाँ पर सादिया से दुबरी के बीच में। धौला सादिया ब्रिज जो है ये 9.15 किलोमीटर लॉन्गेस्ट ब्रिज, जिसका नाम भूपेन हजारिका ब्रिज भी है। इसके अलावा हम लोगों ने काजीरंगा नेशनल पार्क है वहाँ पर असम के अंदर, तो ये हम लोगों ने बात किया। इसके अलावा और भी नेशनल पार्क है असम के अंदर, मानस हो गया, औरंग नेशनल पार्क हो गया, इसके अलावा नमेरी हो गया, तो कई नेशनल पार्क है असम के अंदर, ठीक है। तो थोड़ा सा आइडिया रखना है। डिगबोई जो है वो आपको आइडिया है, डिगबोई जो है सबसे पहली ऑयल रिफाइनरी इंडिया की, सबसे पहली तेल रिफाइनरी डिगबोई है। बिहू जो है और सतरिया जो है डांस है, दो इंपॉर्टेंट, जिसमें सतरिया जो है क्लासिकल डांस, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन था। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत अभियान में हरियाणा का जोड़ीदार राज्य कौन है। पहली बात तो एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है क्या मामला है, एक ही है भारत, तो दो कब बनाए हमने, और श्रेष्ठता में क्या दिक्कत है। तो देखिएगा एक भारत और सर्वश्रेष्ठ भारत, भारत सर्वश्रेष्ठ की जरूरत नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं, श्रेष्ठ भारत अभियान है ये। इसमें क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि
राज्यों को आपस में जोड़ रहे हैं ताकि वो अपनी सांस्कृतिक जो भावनाएं हैं और सांस्कृतिक जो उनके बीच के जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उनको बढ़ावा दी जाए और संस्कृति का आदान प्रदान हो सके। इसके लिए जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान चलाया है गवर्नमेंट ने, जिसमें क्या होगा, एक राज्य दूसरे राज्य के साथ इंटरेक्ट करेगा, वहाँ की संस्कृति के बारे में बच्चे सीखेंगे, एक दूसरे के साथ में टच में आएंगे। तो उस प्रकार से कपल्स बना दिए, जोड़ियां बना दी है कुछ एक राज्यों की, जिसके तहत जो है ताकि वो राज्य जो है अभी एक बार के लिए वो राज्य आपस में अपनी जो भी फूड हैबिट्स है, जो भी कल्चर है, उसका आदान प्रदान करे। तो उससे आइडिया थोड़ा सा उनके बीच में एकता की भावना आएगी, यूनिटी की भावना बढ़ेगी और थोड़ा सा जो है देश में जो है पूरे के पूरे देश में फाइनली एकता जैसी भावना आएगी। तो इस चीज़ के लिए जो है गवर्नमेंट ने एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान जो शुरू किया था। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, क्या है मेन, जिससे कि भारत की संस्कृति जो है उसके बारे में सब, उस राज्य की संस्कृति जो है उसके बारे में सारे जाने और भारत के अंदर यूनिक एक तरह से ये यूनिटी बने। तो ये तमाम चीज़ों के लिए जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है ये शुरू किया गया था, ये बात ध्यान रखना है। तो सांस्कृतिक एकता को बढ़ाने के लिए है ये एक तरह से, तो ये अभियान है। इस अभियान के तहत पूछ रहा है कि हरियाणा का जोड़ीदार राज्य कौन सा है। तो देखिएगा हरियाणा का जोड़ीदार राज्य इसमें बनाया गया है तेलंगाना को, ठीक है। हरियाणा का जोड़ीदार राज्य इसमें कौन सा है, वो है तेलंगाना, ठीक है। हरियाणा का बना है तेलंगाना। इसके अलावा थोड़ा सा मैं एक दो राज्य के बारे में और भी बता देता हूँ आपको, जैसे कि जम्मू कश्मीर पूछ रहा है। तो जम्मू कश्मीर का कौन सा है, जम्मू कश्मीर का जोड़ीदार राज्य बना रखा है तमिलनाडु को। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो है संस्कृति का आदान प्रदान कर रहे हैं हम लोग, कैन यू इमेजिन। तो इसमें क्या होगा कि कश्मीर वाले लोग जब तमिलनाडु के बारे में जानेंगे, तमिलनाडु वाले लोग कश्मीर वालों के बारे में जानेंगे और अल्टीमेटली इससे क्या होगा कि लोग आपस में जो है एक दूसरे को समझेंगे और ज़्यादातर जो है इसमें बच्चों को जो है आपस में इंटरेक्शन में लाया जा रहा है ताकि उनके बीच में जो है एक यूनिटी की भावना आए। उसी प्रकार से पंजाब का बात करें तो पंजाब को किसके साथ मिलाया है, तो पंजाब को मिलाया है कर्नाटका के साथ। पंजाब का जोड़ीदार कौन है, कर्नाटक जो है पंजाब का है। हिमाचल प्रदेश का जो है वो केरला को बना रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हिमाचल प्रदेश का जो है केरल को बना रखा है जोड़ीदार। तो इस प्रकार से जो है ज्वाइंट बना रखी है, सॉरी पंजाब का जो है वो पंजाब का बना रखा है अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश को, ठीक है। पंजाब का जो है वो है आंध्र प्रदेश, राइट, ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश का केरल है और उत्तराखंड जो है आपका, उत्तराखंड का कर्नाटक है, सॉरी फॉर दैट, उत्तराखंड का जो है कर्नाटक है, पंजाब का आंध्र प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश का जो है वो क्या है, केरल है और दिल्ली का जो है वो सिक्किम है। समझ पा रहे हैं आप लोग, दिल्ली का कौन है, सिक्किम है। जोड़ीदार देश राज्य जो है इस प्रकार से बना रखे हैं। दिल्ली के लिए हम लोगों ने सिक्किम को चूज किया ताकि आपस में आदान प्रदान हो। इसी प्रकार से जो है अलग अलग राज्यों के साथ अलग अलग जो है बना रखा है। राजस्थान का जैसे असम के साथ कर दिया, राजस्थान को जो है असम के साथ कर रखा है। राजस्थान का और लिख देता हूँ मैं इधर, राजस्थान को किसके साथ कर रखा है, राजस्थान को कर रखा है असम के साथ, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ें कर रखी है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उत्तराखंड कर्नाटक के साथ हो गया, हिमाचल प्रदेश केरल के साथ हो गया। इससे क्या होगा, यूनिटी बढ़ेगी और संस्कृति का एक्सचेंज होगा, क्लियर है। इसी प्रकार से जो है फिट इंडिया अभियान के तहत जो है 10 स्वदेशी खेलों को भी इसके अंदर जो है जो बढ़ावा दिया गया है, शामिल किया गया है। जैसे कि कुश्ती हो गया, खो खो हो गया, इस प्रकार से 10 खेलों को जो है, जो स्वदेशी खेल है हमारे, उनको शामिल करके उनको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इस प्रकार की कई चीज़ें की जा रही है ताकि जो डिवीज़न कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है कई बार, उसको ठीक किया जा सके और पूरा भारत जो है एक तरीके से रह सके। तो इसके अंदर क्या क्या ध्यान रखोगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान किसके लिए है, पहली चीज़ ये सांस्कृतिक और एकता को बढ़ाने के लिए है, ठीक है, इंटरेक्शन दे रहे राज्यों को। इसके बाद पूछेगा हरियाणा का कौन सा है जोड़ीदार, तो तेलंगाना है। फिर पूछे जम्मू कश्मीर का तमिलनाडु है, हिमाचल प्रदेश केरल है, पंजाब का आपका आंध्र प्रदेश है, उत्तराखंड का कर्नाटक है और दिल्ली का सिक्किम है, राजस्थान का असम है। ये 5-6 का आप याद रखना है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं में से बन जाएगा, तो ये आपको आइडिया रखना है। दिल्ली का क्या है, दिल्ली का जोड़ीदार सिक्किम था इसके अंदर, राइट। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों ने एयर स्कैन जो है ऐप लॉन्च किया है। कौन सा ऐप लॉन्च किया है, एयर स्कैनर। एयर स्कैनर क्या है, जैसे कैम स्कैनर था उसी तरह जो है एयर स्कैनर लॉन्च किया है। बट इसके अंदर सबसे बड़ी खास बात क्या है, ये जैसे ही स्कैन करेगा किसी भी डॉक्यूमेंट को, तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा क्या हो जाएगा, उसको असिस्टेंट रीडिंग की भी इसके अंदर, जैसे कुछ लोग जो है अंग्रेजी पढ़ने में हाथ तंग है तो उनको जो है वो पढ़ के सुना देगा भी क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। तो असिस्टेंट रीडिंग जो है इसके अंदर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, और ये डॉक्यूमेंट को स्कैन कर देगा आपका एयर स्कैनर। इससे क्या होगा, फिर
इससे जो है आप लोग जैसे केम स्कैनर में कर रहे थे उसी प्रकार से पीडीएफ बनाओ और अपने जो आपका गैजेट जो भी है आपके पास, आपका जो मोबाइल है उसी के अंदर आप सेव कर सकते हो इस चीज़ को। तो ये जो है अपने आप में एक अच्छी चीज़ है। तो डॉक्यूमेंट जो है अपना सेव कर सकते हो उसके बाद अपने सिस्टम के अंदर। तो ये है आपका एयर स्कैनर जो कि 2 बच्चों ने बनाया है मिलकर, जो है एक आपका आईआईटी बॉम्बे के जो है 2 बच्चे हैं, दो स्टूडेंट्स थे आईआईटी बॉम्बे के। कौन से इंस्टीट्यूट के हैं तो ये आपको ध्यान रखना है, आईआईटी बॉम्बे के है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बॉम्बे। अब आईआईटी बॉम्बे के 2 बच्चे जो है वो एक आपका रोहित कुमार चौधरी करके और एक है कवि आपका है एक कविन अग्रवाल करके है, ठीक है। तो रोहित कुमार चौधरी और कविन अग्रवाल करके जो है ये 2 लड़के हैं, इन लोगों ने बनाया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, आईआईटी बॉम्बे से। तो ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। आईआईटी बॉम्बे कहाँ पर है, बॉम्बे के अंदर ही है, क्लियर है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, एयर स्कैनर बॉम्बे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में बच्चों का पहला अखबार द यंग माइंड्स लॉन्च किया गया है? कौन से राज्य में बच्चों का जो है अखबार, पहला अखबार द यंग माइंड्स को लॉन्च किया गया है, ये पूछा गया है। तो बताइएगा, द यंग माइंड्स जो है अखबार बच्चों के लिए स्पेशली फॉर जो है जो चिल्ड्रन है उनके लिए स्पेशली लॉन्च किया गया है, उनको हैबिट डालने के लिए एक तरह से। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? असम के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो असम ने पहली बार ये काम किया है जो बच्चों के लिए ये अखबार जो है द यंग माइंड्स नाम से, इसको आपको ध्यान रखना है, कहीं भी पूछा जा सकता है क्योंकि एक यूनिक बात अपने आप में बच्चों के लिए है। और नाम क्या है? द यंग माइंड्स। क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है? असम सरकार ने जो है बच्चों के लिए किस प्रकार का न्यूज़पेपर, तो द यंग माइंड्स। यंग माइंड्स किसने? तो असम ने। तो इस प्रकार से, ठीक है, तो पूछा जा सकता है। इसके बाद अगर बात करें, भारत का पहला न्यूज़पेपर जो है वो 1780 के अंदर कौन सा था? द बंगाल गजट जो है, द बंगाल गजट जो है, बंगाल गजट नाम से, ये जो है भारत का पहला था। तो ये आपको ध्यान रखना है, बंगाल गजट, ठीक है, हिंदी में लिख रहा हूँ मैं। बंगाल गजट जो है वो भारत का पहला न्यूज़पेपर था जो कि 1780 के अंदर जेम्स हिक्की द्वारा किया गया था, प्रकाशित। किसके द्वारा? जेम्स हिक्की द्वारा प्रकाशित किया गया था 1780 के अंदर। बंगाल गजट जो है वो भारत का पहला क्या था? न्यूज़पेपर था 1780 के अंदर, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा भारत का पहला हिंदी अखबार अगर कोई पूछे तो वो हम लोगों ने 1826 के अंदर जो है हिंदी अखबार ओदंत मार्तंड करके जो है, ओदंत मार्तंड, ये जो है भारत का पहला हिंदी अखबार था जो कि 1826 में बंगाल से प्रकाशित किया गया था। तो ये भी साथ में ध्यान रखना है। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? तो द यंग माइंड्स जो है असम के द्वारा, असम के बारे में अभी हम लोगों ने बात किया है पिछले क्वेश्चन में, असम को डिटेल में जाना है। दिसपुर कैपिटल है, जगदीश मुखी राज्यपाल है और सर्बानंद सोनोवाल जो है वहाँ पर मुख्यमंत्री है। ये आइडिया आपको होना चाहिए। बाकी काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया और हो गया, तमाम चीज़ें हम लोग देख चुके हैं, क्लियर। तो इसका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है एक न्यूज़ एजेंसी है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर है, ठीक है। इसके अभी पूछ रहा है कि कौन बने हैं नए जो है अध्यक्ष, कौन बने हैं? तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं आविक सरकार। इसके अंदर कोई और डिटेल में पढ़ने वाली हमारे काम की चीज़ नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है हम लोगों को। आविक सरकार जो है इसका अध्यक्ष बने हैं। अरविंद पनगड़िया का नाम लिखा हुआ। अरविंद पनगड़िया कौन थे? नीति आयोग के जो है पहले सीईओ जो थे वो अरविंद पनगड़िया थे, ये भी ध्यान रखना है। नीति आयोग के पहले सीईओ थे अरविंद पनगड़िया, ये आपको ध्यान रखना है। नाम आ गया तो मैं बता रहा हूँ। आविक सरकार जो है नए अध्यक्ष बने हैं। जो आपकी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है एक न्यूज एजेंसी है जिसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में राष्ट्रीय हरित वाहिनी योजना लॉन्च की है? कौन सा राज्य है जिसमें राष्ट्रीय हरित वाहिनी योजना लॉन्च की है? तो बताइएगा कौन सा राज्य है वो राष्ट्रीय हरित वाहिनी। ये पहले भी एक बार शुरू किया गया था लेकिन फिर बंद कर दिया गया, लेकिन अब दोबारा से शुरू किया गया है। और इसमें क्या है, जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, यानी स्टेट का जो प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है, ये राज्य के अंदर जो राज्य में भी नहीं, जो केंद्र शासित प्रदेश है, जो आपके यूनियन टेरिटरीज है, उनके अंदर जो स्कूल है, जो रजिस्टर्ड स्कूल है, पंजीकृत स्कूल जो है उनके अंदर, वहाँ पर उन स्कूल्स के अंदर इको क्लब इस्टेब्लिश करेगा।
ताकि क्लाइमेट पर क्वेश्चन किया जा सके। क्लाइमेट पे जो है चर्चा के लिए इको क्लब्स इस्टेब्लिश करेगा स्कूलों के अंदर, केंद्र शासित प्रदेशों में जो पंजीकृत स्कूल है उनके अंदर स्पेशली। तो ये जो है प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड जो है उसकी सहायता से वो वित्तीय सहायता प्रदान करेगा इसके लिए, और उसके लिए शुरू किया गया ये। और कहाँ पर शुरू किया गया ये, तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर। समझ पा रहे हैं? राष्ट्रीय हरित वाहिनी योजना है ये। केंद्र शासित प्रदेशों में पंजीकृत स्कूलों में इको क्लब बनाने के लिए प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड जो है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है वो वित्तीय सहायता करेगा। ये है राष्ट्रीय हरित वाहिनी, इसको कहा गया है, और जम्मू कश्मीर में ये लॉन्च की गई है। ये आपको ध्यान रखना है। समझ आ रही है पूरी बात? अब जम्मू कश्मीर की बात आ रही है, तो जम्मू कश्मीर आपको पता है अब वर्तमान में एक यूटी बन गया है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। कब बन गया? 31 अक्टूबर 2019 को बना है। ठीक है, इसके अंदर जो आर्टिकल 370 के तहत जो इसको मिला हुआ था पावर, वो खत्म हो गया। आर्टिकल 35A जो है जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों के बारे में बात करता था, वो मामला खत्म हो गया, आर्टिकल 35A वाला भी। इसके अलावा क्या ध्यान रखोगे इसके अंदर जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर का बॉर्डर कौन से देश को लगता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कौन से देश को लगता है जम्मू कश्मीर का बॉर्डर? तो पाकिस्तान को लगता है जम्मू कश्मीर का वर्तमान में बॉर्डर। ओके, इसके अलावा अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के जो पहले केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जो है पहले इसके उपराज्यपाल कौन थे? जीसी मुर्मू। ठीक है, और वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा जो है वो वर्तमान में उपराज्यपाल है जम्मू कश्मीर के। ये तमाम चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। समझ रहे हैं आप लोग? तो जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा सा आइडिया रखना है इन चीज़ों को, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वर्ष 2019 के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार, वर्ष 2019 का जो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, इसे किसे सम्मानित किया गया है? ये बात पूछ रहा है। संजय गुप्ता, प्रशांत कुमार, अनिल राय और केशव सिंह। कौन है करेक्ट आंसर? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार 2019 के बारे में पूछ रहा है, बताइए कौन है इसका? तो ये दैनिक जागरण के जो संपादक है, दैनिक जागरण के मुख्य संपादक है संजय गुप्ता जी, इनको दिया गया था। दैनिक जागरण के जो मुख्य संपादक हैं उनको दिया गया था। तो ये बात ध्यान रखनी है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक कहा जाता था, ये बात आपको पता ही है। लोकमान्य तिलक किसको? बाल गंगाधर तिलक को। बाल, लाल, बाल और पाल जो है ये तीनों जोड़ी थी, जो कि जो आपका बंगाल का आंदोलन जो था, बंगाल विभाजन था, उस समय काफ़ी एक्टिव हो गए थे। उसके बाद जो है जोड़ी जल्दी टूट भी गई थी। 1908 के बाद से जो है धीरे धीरे ये ख़त्म भी होती गई जोड़ी। ये भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीफ टॉक्सिक सन क्रीम जो है, रीफ टॉक्सिक सन क्रीम की बात कर रहा है। रीफ टॉक्सिक सन क्रीम को बैन करने वाला पहला देश कौन बना है? ये बात पूछिए। तो बताइएगा, सन क्रीम जो है बॉडी पे लगाने के लिए होती होगी सन क्रीम, जो कि अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती होगी आदमी को, ऐसी कोई होगी। ठीक है, तो उससे बचाने के, उससे अभी उस देश के लोगों को बचने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा किस देश ने बैन कर दिया है इस चीज़ पर? ये बात पूछिए। तो ये किया है एक आइलैंड ने, पलाऊ में। क्या है कि ये पलाऊ जो है 20,000 आबादी वाला एक द्वीप है। 20,000 आबादी का एक द्वीप है पलाऊ, प्रशांत महासागर के अंदर, पैसिफिक ओशियन के अंदर, प्रशांत महासागर के अंदर जो है ये पलाऊ जो आपका द्वीप है, जो कि सन क्रीम को बैन कर चुका है। क्यों बैन कर दिया? उसने बोला कि इसके अंदर जो है कुछ एक हानिकारक तत्व होते हैं, जैसे कि ऑक्सीबेंजोन हो गया। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है ये कोरल रीफ को बहुत नुकसान पहुंचाती है। उससे क्या है, कोरल रीफ को नुकसान पहुंचाती है, जिसकी वजह से समुद्र का इकोसिस्टम खराब हो जाता है। अब ये कोरल रीफ क्या होता है? कोरल रीफ क्या चीज़ है? कोरल रीफ जो आपके समुद्र के अंदर पाया जाता है, ये एक तरह से एंथ्रोजोआ फैमिली का एनिमल है कोरल जो है। तो कोरल्स क्या है? एक एंथ्रोजोआ फैमिली का, अगर हम लोग साइंस के अंदर बात करें तो पॉलिप लाइक स्ट्रक्चर है इनका, जो कि कॉलोनीज के अंदर रहते हैं। और जैसे जैसे जो है इनके डेथ होती है, उसके बाद जो है वहीं पर ये कॉलोनीज के अंदर जो है ऐसे ऐसे अपने एक वहीं पर इकट्ठे होते रहते हैं। और स्केलेटन टाइप्स जो है वहीं पर उनकी बॉडी से कैल्शियम कार्बोनेट सेक्रेट होता है। और ये जो है बहुत ही ब्यूटीफुल दिखते हैं समुद्र में। अगर आप देखोगे, इनका वीडियो देखोगे तो बड़े ही कलरफुल और बड़े प्यारे दिखते हैं। तो ये जो है ये पूरा का पूरा एक आइलैंड बना सकते हैं। जैसे कि हमारा लक्षद्वीप जो है वो पूरा का पूरा कोरल रीफ से बना हुआ है। हमारा लक्षद्वीप जो आइलैंड है वो पूरा का पूरा किससे बना हुआ है? कोरल रीफ से बना हुआ है। अगर कोरल रीफ का उदाहरण देखें तो विश्व में जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया देश के उत्तर पूर्व में, जैसे कि ये ऑस्ट्रेलिया देश है,
ऑस्ट्रेलिया देश के उत्तर पूर्व में यहाँ पर जो है विश्व का सबसे बड़ा ग्रेट बैरियर रीफ है। यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो कोरल रीफ की सबसे बड़ी कॉलोनी यहाँ पर है, ग्रेट बैरियर रीफ। लेकिन हमारा जो लक्षद्वीप है वो पूरा पूरा कोरल रीफ से बनकर बना हुआ है। ये जो कोरल रीफ है इसमें क्लाइमेट चेंज हो रहा है, समुद्र के अंदर जो है बहुत सारी दिक्कतें समुद्र के अंदर जो है हम केमिकल्स किसी ना किसी प्रकार से ऑयल स्पिलिंग होती है, इस प्रकार की चीज़ों के कारण जो है इनको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो इन तमाम चीज़ों से बचाने के लिए इन्होंने सनस्क्रीन पे बैन कर दिया है, अभी सन क्रीम के ऊपर जो है बैन कर दिया है पलाऊ आइलैंड ने। तो ये आपको ध्यान रखना है अभी के लिए कि रीफ टॉक्सिक जो है सन क्रीम को बैन करने वाला, कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सन क्रीम को बैन करने वाला, सन क्रीम क्या जो है बैन क्यों किया गया, तो आपका कोरल रीफ के लिए ये तमाम चीज़ों का आपको आइडिया रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा पलाऊ। क्लियर है। तो इसी के साथ आज के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं हमारे। बाकी के नए क्वेश्चंस के साथ अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे। तब तक आप लोग पिछली वीडियोस को देखते रहिएगा और आपके डाउट्स जो भी है उनको कमेंट सेक्शन में भी आप लोग लिख सकते हैं। इसके अलावा जो है कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर फिर भी अगर किसी के कोई डाउट है, अगर दिक्कत है, तो वो फेसबुक पेज पे भी अपना मैसेज छोड़ सकता है, फेसबुक पे ER.अजय बुडानिया, ठीक है, @gmail.com ये ईमेल आईडी है। तो ये भी आप ध्यान रखना। तो यहाँ से आप जो है अपना कोई भी कमेंट है या कोई भी आपकी समस्या है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। इसके अलावा जो है बाकी की आपको बता दिया है कि आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर उसी टाइम पे डाल सकते हैं, तो वहाँ पे भी रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक पढ़िएगा। थैंक यू, बाय बाय।